नवंबर 1979 की सुबह मक्का की गलियों में आम दिनों की तरह रोशनी फैल रही थी। हजारों लोग खाना काबा में फजर की नमाज अदा कर रहे थे। काबा के इर्द गिर्द सिर्फ अल्लाह का जिक्र गूंज रहा था और फिर अचानक एक ऐसी आवाज उठी। Up to 500 militants attacked the Grand Mosque. बंदूकों की गोलियां, अफरा तफरी और लोगों की चीखें। जिस जगह को मुसलमान दुनिया की सबसे महफूज जगह मानते हैं, उस पर एक हमेशा याद रहने वाला हमला हुआ। ये हमला सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था, ये एक फैसला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी रियासत इस हमले का सामना कैसे करेगी और उस वक्त कौन था जिसे ये बोझ उठाना पड़ा। ज़ैम की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। तो वो शख्सियत थी शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज अस-सऊद, जो अभी कुछ ही अरसा पहले सऊदी अरब तख्त पर बैठ चुके थे। शाह खालिद असल में बादशाहत के भूखे इंसान नहीं थे। उनकी शनाख्त हमेशा से एक नरम मिजाज, दीनदार और सादगी पसंद हुक्मरान के तौर पर होती थी। वो ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन जब फैसला करते तो सीधा और साफ करते थे। जब उन्होंने 1975 में शाह फैसल के इंतकाल के बाद तख्त संभाला तो सऊदी अरब एक नए दौर में कदम रखा हुआ था। ऑयल्स बिक रहे थे, दौलत आ रही थी, लेकिन उस दौलत के साथ लोगों के ज़हनों में नए सवाल, नए तलबात और नई टेंशन भी आई थी। एक तरफ जदीद कारी का प्रेशर था, दूसरी तरफ उलमा की कदीम रिवायत को समझने की जरूरत थी। और फिर 1979 का वो वाकया जिसने उनकी दौर की असली पहचान बना दी। खाना काबा पर हमला करने वाले सिर्फ आम लोग नहीं थे, वो खुद तो इमाम मेहदी के साथी कहते थे और उनका रहनुमा जुहैमन अल-उतैबी नाम का शख्स था। उसने ये क्लेम किया कि इस्लाम असली रियासत से हट गया है और नए निजाम की जरूरत है। शाह खालिद के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था। एक तरफ दुनिया भर का दबाव, दूसरी तरफ अपने मुल्क के अंदर लोगों का गुस्सा और खौफ। हरम शरीफ के अंदर कोई भी एक्शन लेना आम जंग से बिल्कुल अलग था। किंग खालिद ने फौरन अपने एडवाइजर्स, उलमा और आर्मी चीफ्स को इकट्ठा किया। हर फैसला बड़े एहतियात से लेना था। उन्होंने पहले दिन से ये फैसला किया कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, इसमें उलमा का रोल सेंट्रल होगा। उन्होंने सऊदी मुफ्तियान से फतवा लिया जो इस बात की इजाजत देता था कि मस्जिद के अंदर फोर्स यूज की जा सकती है ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। ये फैसला बहुत अहम था क्योंकि अगर बिना शरई इजाजत के कोई कदम उठाया जाता तो दुनिया भर के मुसलमान सऊदी हुकूमत को गलत समझते। किंग खालिद ने अपनी आर्मी को क्लियर हुक्म दिया कि मस्जिद हरम के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए और सिर्फ उतना ही बल इस्तेमाल करना जितना जरूरी हो। ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। 2 हफ्तों तक सऊदी फोर्सेस और अटैकर्स के दरमियान मुसलसल लड़ाई होती रही। जब फाइनली मस्जिद रिकवर हुई तो सड़कों पर लोगों ने सुकून का सांस लिया, मगर इस वाक़े ने सबके ज़हनों में एक गहरी लकीर छोड़ दी। सऊदी हुकूमत को अब सिर्फ मुल्क चलाना नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकामात की हिफाजत भी करनी थी। इस हमले ने शाह खालिद को एक अहम पहलू में मजबूत हुक्मरान के तौर पर सामने ला दिया। उनकी लीडरशिप ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक साइबोलिक किंग नहीं बल्कि एक फैसला कुन लीडर हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ हरम अटैक तक महदूद नहीं थी। अगले चंद सालों में उनके दौर की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स और फॉरेन पॉलिसीज के फैसलों ने शेप दिया। और सबसे अहम बात, उनकी अपनी जाती लाइफ की सादगी जो उन्हें दूसरे हुक्मरानों से अलग करती है। अब जब मस्जिद हरम का ऑपरेशन खत्म हुआ तो सऊदी हुकूमत ने फौरन मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी इमेज को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। दुनिया भर के मुस्लिम्स शौक से गुजरे थे। शाह खालिद ने पहला कदम ये उठाया कि वो उलमा के साथ और ज्यादा करीब हो गए। उनके दौर में बहुत सी नई मस्जिदें बनाई गई और मदरसों को एक्स्ट्रा फंड्स दिए गए। तालीम पर खास तौर पर फोकस दिया गया, खासकर इस्लामिक स्टडीज और कुरान और हदीस के मरकज पर। इसका सबब ये था कि जो लोग जुहैमन अल-कुतैबी के साथ खड़े हुए थे, उनका क्लेम भी यही था कि हुकूमत असली इस्लाम से दूर हो गई है। किंग खालिद ने डिसाइड किया कि हुकूमत और दीन के दरमियान डिस्टेंस खत्म करना जरूरी है। 1970s के ऑयल बॉम्ब का असर अभी तक सऊदी इकोनॉमी पर था। शाह खालिद ने इस दौलत को सिर्फ रियासती खजानों में भरकर नहीं रखा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना शुरू कर दिया। उनके दौर में नए शहरों का प्लान बना,
हाई वेज कंस्ट्रक्ट हुई और पहली दफा सऊदी यूथ को फॉरेन स्कॉलरशिप्स मिलनी शुरू हुई। उनकी सोच ये थी कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ऑयल की दौलत पर नहीं रखना बल्कि तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में इन्वेस्ट करना जरूरी है। लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा एक सॉफ्ट किंग की थी। वो ज्यादा पॉलिटिक्स स्पीच नहीं करते थे और ना ही ज्यादातर टीवी पर आते थे। उनका अमल ज्यादा उनकी गवर्नेंस के जरिए समझ आता था। शाह खालिद की एक खास बात जो आम आवाम को सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी उनकी सादगी। वो अक्सर आम कपड़ों में नजर आते और उनकी मजलिसों में प्रोटोकॉल उतना सख्त नहीं होता था जितना दूसरे हुक्मरानों का होता था। कहा जाता है कि जब भी उनके पास कोई आम इंसान शिकायत लेकर आता तो वो आराम से उसकी बात सुनते और फौरन हुक्म देते थे कि मसला हल किया जाए। उनके अंदर एक इंसानी टच था जो आज भी लोगों को याद है। लेकिन इस सादगी का मतलब ये नहीं कि उनके फैसले कमजोर थे। जब भी मुल्क की सिक्योरिटी या इस्लामी मुकामात की हिफाजत का सवाल आता वो सख्ती से फैसला करते थे। शाह खालिद के दौर के एक और बहुत इम्पोर्टेंट पहलू ये था उनकी फॉरेन पॉलिसी। वो हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहते थे। फलस्तीन का मसला उनके लिए सबसे बड़ा इशू था। उन्होंने ओपनली इसराइल के खिलाफ स्टैंड लिया और फलस्तीन केस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड अनाउंस किया। इस वक्त सऊदी अरब की आवाज मुस्लिम दुनिया ने बहुत ताकत रखती थी और ये आवाज शाह खालिद के दौर में मजबूत हुई। इसी तरह लबनान की सिविल वॉर के दौरान भी उन्होंने मीडिएशन कोशिश की। उनका रोल ज्यादा डिप्लोमेटिक था लेकिन उनकी नीयत हमेशा मुस्लिम यूनिटी बनाने की होती थी। एक चीज जो उनके दौर को एक अलग रंग देती थी वो थी उनकी सेहत। शाह खालिद की हेल्थ वीक थी। वो हार्ट प्रॉब्लम से गुजरते थे और अक्सर हुकूमत चलाने के काम अपने छोटे भाई क्राउन प्रिंस फाहद को हैंड ओवर कर देते थे। लेकिन इसके बावजूद जो अहम फैसले थे जैसे हरम अटैक का ऑपरेशन, फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, उन सब पर उनकी मोहर लगती थी। उनकी कमजोरी के बावजूद उनकी जाती इमेज ऐसी थी कि अवाम उन्हें ईमानदारी की वजह से इज्जत देते थे। शाह खालिद को लोग अक्सर नरम दिल का हुक्मरान कहते हैं। जब मस्जिद हरम का अटैक हुआ तो वो रातों को जाकर दुआ करते थे, कुरान की तिलावत करते थे और अपनी फौज के लिए अल्लाह से मदद मांगते थे। ये तस्वीर सऊदी सोसाइटी के लिए बहुत अहम थी। लोग समझते थे कि उनका बादशाह सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अल्लाह के सामने सर झुकाता है और ये तस्वीर उनके दौर की असली पहचान बन गई थी। हरम के वाक़े के बाद एक नया सोच का दौर शुरू होता है। सिक्योरिटी को सिर्फ नाराज लम्हों में नहीं रोज के निजाम में भी मजबूत करना पड़ता है। इसलिए अंदरूने मुल्क निजामों को भी ठीक किया गया। मुकद्दस मुकामात की हिफाजत के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और जिम्मेदारी की लकीर साफ की गई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की खिदमत में जिस चीज की दरकार होती उसे पूरी की जाती ताकि लोग महसूस करने लगे कि इबादत का माहौल पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और महफूज हो रहा है। इसके साथ ही तालीम पर जोर बिठाया। दरसगाहों और यूनिवर्सिटीज में नई सियासत ये थी कि सिर्फ डिग्रीज ना मिलें बल्कि मेहनत और मकसद पैदा हो। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स से जवान बच्चे बाहर पढ़ने जाएं तो मुल्क की जमीन पर काम करने का मौका मिलता। डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर ये सब सिर्फ ओहदे नहीं बुनियादी जरूरत की कुर्सियां बन गई। हाईवेज का जाल फैलने लगा, बंदरगाहों पर हरकत तेज हुई, एयरपोर्ट्स ने शहरों को दुनिया से जोड़ दिया। अवाम के लिए ये सब देखना इस बात का सबूत था कि तेल की दौलत सिर्फ अल्फाज नहीं असल में इंसान पर लग रही हैं। बैरूनी सूरत हाल में खालिद की रविश सीधी थी। इज्जत, वकार और मुस्लिम दुनिया की मदद। फलस्तीन का दुख उनके दिल पर लिखा हुआ था और वो आवाज उठाते रहे कि इंसाफ के बगैर ईमान का नाम भी अधूरा रहता है। खलीज के ममालिक के साथ भी चर्चा मजबूत करने की सोच में 1981 में एक मुश्तरका मंजिल को जन्म दिया। हमेशा रियासतों ने मिलकर ताउन की रस्सी मजबूत बांध दी। मशीयत हो या फिर दिफा, खुद मुख्तारी हो या सियासत, साथ चलना उनके जहन की पॉलिसी थी। ये बात आसान लगती है मगर सारी दुनिया में सिर्फ कम रियासतें इसको ईमानतदारी से निभा पाती हैं। अंदर ही अंदर 70s के आखिर और 80s के आगाज में दुनिया जल्दी जल्दी बदल रही थी। आलम इस्लाम में कई मोड़ आए, कुछ जगहों पर जंग, कुछ पर इनकिलाब, कहीं ताकत की लकीरें खींच रही थी। खालिद की क़यादत का इम्तिहान यहाँ भी था। जहाँ मदद हो सकती
वहाँ हाथ बढ़ाया गया। उनकी पॉलिसी का मरकज यही था कि जो फैसला हो उसमें इबादत गाह की हुर्मत, इंसान की जान और मुआशरे का ईमान सबसे पहले हो। फिर एक दिन आता है जब हवा थोड़ी ठंडी होती है, शहर का शोर हल्के साए में चला जाता है और खबर आती है कि शहंशाह की सांस खत्म हो गई। कोई नारा, कोई जुलूस, कोई बज़्में, कुछ भी उनकी जिंदगी की तरह बढ़ावा नहीं। खामोशी से लोगों की आंखें नम होती थी। मस्जिदों में फातिहा, घरों में दुआ। लोग याद करते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया था जहां फैसले जज्बाती आवाजों से नहीं, ठहरे हुए कदम से होते थे। उनके इंतकाल के बाद नया सफर शुरू होता है। रियासत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है, मगर खालिद का नक्शे कदम उसी तरह रहता है। बुनियादी साजो सामान पर सरमाया, मुकद्दस मुकामात की हिफाजत पर बेईमानी नहीं, अमली तौर पर एक दीवार, एक निजाम पैदा होता है। अब आखिरी मर्तबा उस सुबह के मंजर को अपनी सोच में रखो। सोचो कि अगर उस दिन गलत रास्ता चुन लिया जाता तो कितनी जिंदगियां, कितने घर, कितनी यादें मिट जाती। जो कुछ हुआ उसने दिखा दिया कि सुकून जज्बात को बंदिश नहीं देता, उन्हें रिवायत और जिम्मेदारी के दरमियान सीधा चलना सिखाता है। इसी में क़यादत की असली अजमत छुपी होती है। एक सवाल हमने अपने दिल में छुपा कर रखा था, क्या खामोश मिजाज लोग भी तब्दीली ला सकते हैं? आज हमें जवाब मिल गया। जब मस्जिद हरम पर अंधेरा छाया तो किसी ने नारों से रोशनी नहीं की, रोशनी ठहरे हुए फैसलों से आई। किंग खालिद ने दिखाया कि काबिलियत का मतलब सिर्फ फ्रंट पर खड़े होकर बोलना नहीं, बल्कि वक्त पर सही कदम उठाना है। अगर आज आप मक्का की फिजा में वो सुकून महसूस करते हो, अगर वो शहरों की सड़कों पर नया राब्ता दिखता है, अगर तालीम और सेहत के दरवाजे ज्यादा लोगों के लिए खुले हैं, तो समझ लीजिए ये उसी सोच की कामयाब मिसाल है जो शोर से नहीं, अमल से मिलती है। अल्लाह इस मुकद्दस जमीन को अमन दे, लोगों को ईमानदारी पर कायम रखे और हर क़यादत को ये हिदायत दे कि फितनों के दौर में जब रास्ते दो नजर आए तो वो सुकून, इंसाफ और हिकमत वाला रास्ता चुने। यही किंग खालिद का पैगाम था और यही हमारी इस कहानी की रूह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।